हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में एक माने जाने वाले साहित्यकार भीष्म साहनी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी ओ हरामजादे। प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के जीवन, उसकी पीड़ा और संवेदनाओं को बहुत ही सहज और सशक्त भाषा में प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियाँ हमें समाज की सच्चाई से रूबरू कराती हैं और भीतर तक झकझोर देती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। घुमक्कड़ी के दिनों में मुझे खुद मालूम ना होता कि कब किस घाट जा लगूंगा। कभी भूमध्य सागर के तट पर भूली बिसरी किसी सभ्यता के खंडहर देख रहा होता, तो कभी यूरोप के किसी नगर की जनाकीर्ण सड़कों पर घूम रहा होता। दुनिया बड़ी विचित्र पर साथ ही अबोध और अगम्य लगती। जान पड़ता जैसे मेरी ही तरह वो भी बिना किसी धुरे के निरुद्देश्य घूम रही है। ऐसे ही एक बार मैं यूरोप के एक दूरवर्ती इलाके में जा पहुंचा था। एक दिन दोपहर के वक्त होटल के कमरे से निकलकर मैं खाड़ी के किनारे बेंच पर बैठा आती जाती नावों को देख रहा था, जब मेरे पास से गुजरते हुए अधेड़ उम्र की एक महिला ठिठक कर खड़ी हो गई। मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने समझा उसे किसी दूसरे चेहरे का मुगालता हुआ होगा। वो और भी निकट आ गई। भारत से आए हो? उसने धीरे से बड़ी शिष्ट मुस्कान के साथ पूछा। मैंने भी मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। मैं देखते ही समझ गई थी कि तुम हिंदुस्तानी होगे, और वो अपना बड़ा सा थैला बेंच पर रख कर मेरे पास बैठ गई। नाटे कद की बोझिल से शरीर की महिला बाजार से सौदा खरीद कर लौट रही थी। खाड़ी के नीले जल जैसी ही उसकी आंखें थीं। इतनी साफ नीली आंखें केवल बच्चों की ही होती हैं। इस पर साफ गोरी त्वचा पर बाल खिचड़ी हो रहे थे और चेहरे पर हल्की हल्की रेखाएं उतर आई थीं, जिनके जाल से खाड़ी हो या रेगिस्तान कभी कोई बच नहीं सकता। अपनी खरीदारी का थैला बेंच पर रख कर वो मेरे पास तनिक सुस्ताने के लिए बैठ गई। वो अंग्रेज नहीं थी, पर टूटी फूटी अंग्रेजी में अपना मतलब अच्छी तरह से समझा लेती थी। मेरा पति भी भारत का रहने वाला है, इस वक्त घर पर है, तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। मैं थोड़ा हैरान हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस आदि देशों में तो हिंदुस्तानी लोग बहुत मिल जाते हैं, वहीं पर सैकड़ों बस भी गए हैं, लेकिन यूरोप के इस दूर दराज इलाके में कोई हिंदुस्तानी क्यों आकर रहने लगा होगा? कुछ कौतूहलवश और कुछ वक्त काटने की इच्छा से मैं तैयार हो गया। चलिए, जरूर मिलना चाहूँगा। और हम दोनों उठ खड़े हुए। सड़क पर चलते हुए मेरी नज़र बार बार इस महिला के गोल मटोल शरीर पर जाती रही। उस हिंदुस्तानी ने इस औरत में क्या देखा होगा जो घर बार छोड़कर यहाँ इसके साथ बस गया है? संभव है जवानी में चुलबुली और नटखट रही होगी। इसकी नीली आंखों ने कहर ढाए होंगे। हिंदुस्तानी मरता ही नीली आंखों और गोरी चमड़ी पर है, पर अब तो समय उस पर कहर ढाने लगा था। 50-55 की रही होगी। थैला उठाए हुए सांस बार बार फूल रही थी। कभी उसे एक हाथ में उठाती, कभी दूसरे हाथ में। मैंने थैला उसके हाथ से ले लिया और हम बतियाते हुए उसके घर की ओर जाने लगे। आप भी कभी भारत गई हैं? मैंने पूछा। एक बार गई थी, लाल ले गया था, पर इसे तो अब लगता है 20 बरस बीत चुके हैं। लाल साहब तो जाते रहते होंगे? महिला ने खिचड़ी बालों वाला अपना सिर झटक कर कहा। नहीं, वो भी कभी नहीं गया, इसीलिए वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। यहाँ हिंदुस्तानी बहुत कम आते हैं। तंग सीढ़ियाँ चढ़कर हम एक फ्लैट में पहुँचे। अंदर रोशनी थी और एक खुला सा कमरा, जिसकी चारों दीवारों के साथ किताबों से ठसाठस भरी अलमारियाँ रखी थीं। दीवार का जहाँ कहीं कोई टुकड़ा खाली मिला था, वहाँ तरह तरह के नक्शे और मानचित्र टांग दिए गए थे। उसी कमरे में दूर खिड़की के पास वाले कमरे में काले रंग का सूट पहने, सांवले रंग और उड़ते सफ़ेद बालों वाला एक हिंदुस्तानी बैठा कोई पत्रिका बाँच रहा था। लाल, देखो तो कौन आया है, इनसे मिलो। तुम्हारे एक देशवासी को ज़बरदस्ती खींच लाई हूँ, महिला ने हंसकर कहा। वो उठ खड़ा हुआ और जिज्ञासा और कौतूहल से मेरी ओर देखता हुआ आगे बढ़ाया। आइए आइए। बड़ी खुशी हुई। मुझे लाल कहते हैं, मैं यहाँ इंजीनियर हूँ। मेरी पत्नी ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जो आपको ले आई है। ऊंचे लंबे कद का आदमी निकला। ये कहना कठिन था कि भारत के किस हिस्से से आया है।
शरीर का बोझिल और ढीला ढाला था। दोनों कनपटियों के पास सफ़ेद बालों के गुच्छे से उगाए थे, जबकि सिर के ऊपर गिने चुने सफ़ेद बाल उड़ से रहे थे। दुआ सलाम के बाद हम बैठे ही थे कि उसने सवालों की झड़ी लगा दी। दिल्ली शहर तो बहुत कुछ बदल गया होगा? उसने बच्चों के से आग्रह के साथ पूछा। हाँ, बदल गया है। आप कब थे दिल्ली में? मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ। यूँ लड़कपन में बहुत बार दिल्ली गया हूँ। रहने वाला तो मैं पंजाब का हूँ, जालंधर का। जालंधर तो आपने कहाँ देखा होगा? ऐसा तो नहीं, मैं स्वयं पंजाब का रहने वाला हूँ। किसी ज़माने में जालंधर में रह चुका हूँ। मेरे कहने की देर थी कि वो आदमी उठ खड़ा हुआ और लपक कर मुझे बाहों में भर लिया। ओ जालम, तू बोलना नहीं है जे जलंधर दा रहने वाले? मैं सकुचा गया। ढीले ढाले बुजुर्ग को यूँ उत्तेजित होता देख मुझे अटपटा सा लगा, पर वो सिर से पांव तक पुलक उठा था। इसी उत्तेजना में वो आदमी मुझे छोड़कर तेज तेज चलता हुआ पिछले कमरे की ओर चला गया और थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ, जो इस बीच थैला उठाए अंदर चली गई थी। हेलन, ये आदमी जालंधर से आया है, मेरे शहर से। तुमने बताया ही नहीं। उत्तेजना के कारण उसका चेहरा दमकने लगा था। बड़ी बड़ी आंखों के नीचे घूंघणों में नमी आ गई थी। मैंने ठीक ही किया ना? महिला कमरे में आते हुए बोली। उसने इस बीच एप्रन पहन लिया था और रसोई घर में काम करने लग गई थी। बड़ी शालीन स्निग्ध नज़र से उसने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर वैसी ही शालीनता झलक रही थी जो दसियों वर्ष तक शिष्टाचार निभाने के बाद स्वभाव का अंग बन जाती है। वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। लाल मुझे भारत में जगह जगह घुमाने ले गया था। आगरा, बनारस, कलकत्ता, हम बहुत घूमे थे। वो बुज़ुर्ग इस बीच टकटकी बांधे मेरी ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखों में वही रूमानी किस्म का देश प्रेम झलकने लगा था जो देश के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी की आंखों में अपने किसी देशवासी से मिलने पर चमकने लगता है। हिंदुस्तानी पहले तो अपने देश से भागता है और बाद में उसी हिंदुस्तान के लिए तरसने लगता है। भारत छोड़ने के बाद आप बहुत दिनों से भारत नहीं गए? आपकी श्रीमती बता रही थीं। भारत के साथ आपका संपर्क तो रहता ही होगा। और मेरी नज़र किताबों से ठसाठस भरी अलमारियों पर पड़ी। दीवारों पर टंगे अनेक मानचित्र भारत के ही मानचित्र थे। उसकी पत्नी अपनी भारत यात्रा को याद करके कुछ अनमनी सी हो गई थी। एक छाया सी मानो उसके चेहरे पर डोलने लगी हो। लाल के कुछ मित्र संबंधी अभी भी जालंधर में रहते हैं। कभी कभी उनका खत आ जाता है। फिर हंसकर बोली, उनके खत मुझे पढ़ने के लिए नहीं देता, कमरा अंदर से बंद करके उन्हें पढ़ता है। तुम क्या जानो उन खतों से मुझे क्या मिलता है? लाल ने भावुक होते हुए कहा। इस पर उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई। तुम लोग जालंधर की गलियों में घूमो, मैं चाय का प्रबंध करती हूँ, उसने हंसकर कहा और उन्हीं कदमों से रसोई की ओर घूम गई। भारत के प्रति उस आदमी की अत्यधिक भावुकता को देखकर मुझे अचंभा भी हो रहा था। देश के बाहर दशाब्दियों तक रह चुकने के बाद भी कोई आदमी बच्चों की तरह भावुक हो सकता है, मुझे अटपटा लग रहा था। मेरे एक मित्र को भी आपकी ही तरह भारत से बड़ा लगाव था, मैंने आवाज़ को हल्का करते हुए मजाक के से लहजे में कहा। वो भी बरसों तक देश के बाहर रहता रहा था। उसके मन में ललक उठने लगी कि कब वो फिर से अपने देश की धरती पर पांव रख पाएगा, कब अपने वतन की ज़मीन को अपने हाथ से छू पाएगा। कहते हुए मैं क्षण भर के लिए ठिठका। मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी धृष्टता से बोलता गया। चुनांचे वर्षों बाद सचमुच वो एक दिन टिकट कटवाकर हवाई जहाज़ द्वारा दिल्ली जा पहुँचा। उसने खुद ये किस्सा बाद में मुझे सुनाया था। हवाई जहाज़ पर से उतर कर वो बाहर आया। हवाई अड्डे की भीड़ में खड़े खड़े ही वो नीचे की ओर झुका और बड़े श्रद्धा भाव से भारत की धरती का स्पर्श किया। पर जब स्पर्श करने के बाद खड़ा हुआ तो देखा बटुआ गायब था। बुजुर्ग अभी भी मेरी ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखों के भाव में एक तरह की दूरी आ गई थी, जैसे अतीत की अंधियारी खो में से दो आंखें मुझ पर लगी हों। उसने झुककर स्पर्श तो किया, यही बड़ी बात है, उसने धीरे से कहा। दिल की साथ तो पूरी कर ली। मैं सकुचा गया। मुझे अपना व्यवहार भौंडा सा लगा, लेकिन उसकी सनक के प्रति मेरे दिल में गहरी सहानुभूति रही हो ऐसा भी नहीं था। वो अभी भी मेरी ओर बड़े स्नेह से देखे जा रहा था। फिर वो सहसा उठ खड़ा हुआ। ऐसे मौके तो रोज़ रोज़ नहीं आते, इसे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। और पीछे जाकर एक अलमारी में से कोन्याक शराब की बोतल और 2 शीशे के जाम उठा लाया। जाम में कोन्याक उड़ेली गई। वो मेरे साथ बगलगीर हुआ और हमने इस अनमोल घड़ी के नाम पर जाम टकराए।
आपको चाहिए कि आप हर तीसरे चौथे साल भारत की यात्रा पर आया करें, इससे मन भरा रहता है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। एक बार गया था, लेकिन तभी निश्चय कर लिया था कि अब कभी भारत नहीं आऊँगा। शराब के 2 एग्ज़ामों के बाद ही वो खुलने लगा था और उसकी भावुकता में एक प्रकार की आत्मीयता का पुट भी आने लगा था। मेरे घुटने पर हाथ रखकर बोला, मैं घर से भाग कर आया था, तब मैं बहुत छोटा था। इस बात को अब लगभग 40 साल होने को आए हैं। वो थोड़ी देर के लिए पुरानी यादों में खो गया, पर फिर अपने को झटका देकर वर्तमान में लौट आया। जिंदगी में कभी कोई बड़ी घटना जिंदगी का रुख नहीं बदलती, हमेशा छोटी तुच्छ सी घटनाएं ही जिंदगी का रुख बदलती हैं। मेरे भाई ने मुझे केवल डांटा था कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, आवारा घूमते रहते हो, पिताजी का पैसा बर्बाद करते हो, और मैं उसी रात घर से भाग गया था। कहते हुए उसने फिर से मेरे घुटने पर हाथ रखा और बड़ी आत्मीयता से बोला, अब सोचता हूँ वो एक बार नहीं 10 बार भी मुझे डांटता तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता। कम से कम कोई डांटने वाला तो था। कहते कहते उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। बाद में मुझे पता चला कि मेरी माँ ज़िंदगी के आखिरी दिन तक मेरा इंतज़ार करती रही थी, और मेरा बाप हर रोज़ सुबह 11 बजे जब डाकिये के आने का वक्त होता तो घर के बाहर चबूतरे पर आकर खड़ा हो जाता था। और इधर मैंने ये दृढ़ निश्चय कर रखा था कि जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं, घर वालों को खत नहीं लिखूंगा। एक क्षीण सी मुस्कान उसके होंठों पर आई और बुझ गई। फिर मैं भारत गया। ये लगभग 15 साल बाद की बात रही होगी। मैं बड़े मंसूबे बांध कर गया था। उसने फिर जाम भरे और अपना किस्सा सुनाने के लिए मुंह खोला ही था कि चाय आ गई। नाटे कद की उसकी गोल मटोल पत्नी चाय की ट्रे उठाए मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। उसे देखकर मन में फिर से सवाल उठा, क्या ये महिला जिंदगी का रुख बदलने का कारण बन सकती है? चाय आ जाने पर वार्तालाप में औपचारिकता आ गई। जालंधर में हम माई हीरा के दरवाजे के पास रहते थे। तब तो जालंधर बड़ा टूटा फूटा सा शहर था। क्यों हनी, तुम्हें याद है जालंधर में हम कहाँ पर रहे थे? मुझे गलियों के नाम तो नहीं मालूम लाल, लेकिन इतना याद है कि सड़कों पर कुत्ते बहुत घूमते थे और नालियाँ बड़ी गंदी थीं। मेरी बड़ी बेटी तब वो 1.5 साल की थी, मक्खी देखकर डर गई थी। पहले कभी मक्खी देखी नहीं थी। वहीं पर उसने पहली बार गिलहरी को भी देखा था। गिलहरी उसके सामने से लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गई तो भागती हुई मेरे पास दौड़ कर आई थी। और क्या था वहाँ? हम लाल के पुश्तैनी घर में रहे थे। चाय पीते समय हम इधर उधर की बातें करते रहे, भारत की अर्थव्यवस्था की, नए नए उद्योग धंधों की, और मुझे लगा कि शहर से दूर रहते हुए भी ये आदमी देश की गतिविधि से बहुत कुछ परिचित है। मैं भारत में रहते हुए भी भारत के बारे में बहुत कम जानता हूँ। आप भारत से दूर हैं पर भारत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उसने मेरी ओर देखा और हौले से मुस्कुराकर बोला, तुम भारत में रहते हो, यही बड़ी बात है। मुझे लगा जैसे सब कुछ रहते हुए भी एक अभाव सा इस आदमी के दिल को अंदर ही अंदर चाटता रहता है। एक खालीपन जिसे जीवन की उपलब्धियां और आराम और यश कुछ भी नहीं पाट सकता। जैसे रह रह कर कोई जख्म सा रिसने लगता हो। सहसा उसकी पत्नी बोली, लाल ने अभी तक अपने को इस बात के लिए माफ़ नहीं किया कि उसने मेरे साथ शादी क्यों की। हेलन, मैं अटपटा महसूस करने लगा। मुझे लगा जैसे भारत को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा उठ खड़ा होता होगा, और जैसे इस विषय पर झगड़ते हुए ही ये लोग बुढ़ापे की दहलीज तक आ पहुँचे थे। मन में आया कि मैं फिर से भारत की बुराई करूं ताकि ये सज्जन अपनी भावुक परिकल्पनाओं से छुटकारा पाएं, लेकिन ये कोशिश बेसूद थी। सच कहती हूँ, उसकी पत्नी कहे जा रही थी, इसे भारत में शादी करनी चाहिए थी, तब ये खुश रहता। मैं अब भी कहती हूँ ये भारत चला जाए और मैं यहाँ अलग रहती रहूँगी। हमारी दोनों बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, मैं अपना ध्यान कर लूँगी। वो बड़ी संतुलित निर्लिप्त आवाज़ में कहे जा रही थी। उसकी आवाज़ में न शिकायत का स्वर था न क्षोभ का, मानो अपने पति के ही हित की बात बड़े तर्क संगत और सुनिश्चित ढंग से कह रही हो। पर मैं जानती हूँ वो वहाँ पर भी सुख से नहीं रह पाएगा। अब तो वहाँ की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वहाँ पर अब कौन इनका बैठा है? ना माँ रही न बाप। भाई ने मरने के पहले पुराना पुश्तैनी घर भी बेच दिया था। हेलन प्लीज़, बुजुर्ग ने वास्ता डालने के से लहजे में कहा। अब की बार मैंने स्वयं इधर उधर की बातें छेड़ दी। पता लगा कि उनकी 2 बेटियां हैं जो इस समय घर पर नहीं थीं।
बड़ी बेटी पापा की तरह इंजीनियर बनी थी, जबकि छोटी बेटी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी कि दोनों बड़ी समझदार और प्रतिभा संपन्न युवतियां हैं। क्षण भर के लिए मुझे लगा जैसे इस भावुकता की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, इसे सनक से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, जो इस आदमी को कभी कभी परेशान करने लगती है। जब अपने वतन का कोई आदमी इससे मिलता है, मेरे चले जाने के बाद भावुकता का ज्वार उतर जाएगा और ये फिर से अपने दैनिक जीवन की पटरी पर आ जाएगा। आखिर चाय का दौर खत्म हुआ और हमने सिगरेट सुलगाई। कोन्याक का दौर अभी भी थोड़े थोड़े वक्त के बाद चल रहा था। कुछ देर सिगरेटों सिगारों की चर्चा चली। इस बीच उसकी पत्नी चाय के बर्तन उठाकर किचन की ओर बढ़ गई। हाँ, आप कुछ बता रहे थे कि कोई छोटी सी घटना घटी थी। वो क्षण भर के लिए ठिठका, फिर सिर टेढ़ा करके मुस्कुराने लगा। तुम अपने देश से ज़्यादा देर बाहर नहीं रहे, इसलिए नहीं जानते कि परदेश में दिल की क्या कैफियत होती है। पहले कुछ साल तो मैं सब कुछ भूले रहा, पर भारत से निकले 10-12 साल बाद भारत की याद रह रहकर मुझे सताने लगी। मुझ पर एक जुनून सा तारी होने लगा। मेरे व्यवहार में भी अजीब बचपना सा आने लगा। कभी कभी मैं कुर्ता पाजामा पहनकर सड़कों पर घूमने लगता था, ताकि लोगों को पता चले कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। कभी जोधपुरी चप्पल पहन लेता, जो मैंने लंदन से मंगवाई थी। लोग सचमुच बड़े कौतूहल से मेरी जोधपुरी चप्पल की ओर देखते और मुझे बड़ा सुख मिलता। मेरा मन चाहता कि मैं सड़कों पर पान चबाता हुआ निकलूं, धोती पहनकर चलूं। मैं सचमुच दिखाना चाहता था कि मैं भीड़ में खोया अजनबी नहीं हूँ, मेरा भी कोई देश है, मैं भी कहीं का रहने वाला हूँ। परदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी के दिल को जो बात सबसे ज़्यादा सालती है, वो ये है कि वो परदेश में एक के बाद एक सड़क लांघता चला जाए और उसे कोई जानता तक नहीं, कोई पहचानता नहीं, जबकि अपने वतन में हर तीसरा आदमी वाकिफ़ होता है। दिवाली के दिन मैं घर में मोमबत्तियाँ लाकर जला देता, हेलन के माथे पर बिंदी लगाता, उसकी मांग में लाल रंग भरता। मैं इस बात के लिए तरस तरस जाता कि रक्षाबंधन का दिन हो और मेरी बहन अपने हाथों से मुझे राखी बांधे और कहे, मेरा वीर जुग जुग जिए। मैं वीर शब्द सुन पाने के लिए तरस तरस जाता। आखिर मैंने भारत जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा मैं हेलन को भी साथ ले चलूँगा और अपनी 1.5 बरस की बच्ची को भी। हेलन को भारत की सैर कराऊंगा और यदि उसे भारत पसंद आया तो वहीं छोटी मोटी नौकरी करके रह जाऊंगा। पहले तो हम भारत में घूमते घामते रहे, दिल्ली, आगरा, बनारस। मैं एक एक जगह बड़े चाव से इसे दिखाता और इसकी आंखों में इसकी प्रतिक्रिया ढूंढता रहता। इसे कोई जगह पसंद होती तो मेरा दिल गर्व से भर उठता। फिर हम जालंधर गए। कहते ही वो आदमी फिर अनमना सा होकर नीचे की ओर देखने लगा और चुप सा हो गया। मुझे लगा जैसे वो मन ही मन दूर अतीत में खो गया है और खोता चला जा रहा है, पर सहसा उसने कंधे झटक दिए और फर्श की ओर आंखें लगाए ही बोला। जालंधर में पहुंचते ही मुझे घोर निराशा हुई। फटीचर सा शहर, लोग ज़रूरत से ज़्यादा काले और दुबले, सड़कें टूटी हुई, सभी कुछ जाना पहचाना था, लेकिन बड़ा छोटा छोटा और टूटा फूटा। क्या यही मेरा शहर है जिसे मैं हेलन को दिखाने लाया हूँ? हमारा पुश्तैनी घर, जो बचपन में मुझे इतना बड़ा बड़ा और शानदार लगा करता था, अब खंडहर सा लग रहा था, पुराना और सिकड़ा हुआ। माँ बाप बरसों पहले मर चुके थे। भाई प्यार से मिला, लेकिन उसे लगा जैसे मैं जायदाद बांटने आया हूँ, और वो पहले दिन से खिंचा खिंचा सा रहने लगा। छोटी बहन की 10 बरस पहले शादी हो चुकी थी और वो मुरादाबाद में जाकर रहने लगी थी। क्या मैं विदेश में बैठा इसी नगर के स्वप्न देखा करता था? क्या मैं इसी शहर को देख पाने के लिए बरसों से तरसता रहा हूँ? जान पहचान के लोग बूढ़े हो चुके थे। गली के सिरे पर कुबड़ा हलवाई बैठा करता था, अब वो पहले से भी ज़्यादा पिचक गया था और दुकान में चौकी पर बैठने के बजाय दुकान के बाहर खाट पर उकड़ू बैठा था। गलियां बोसीदा सोई हुई। मैं हेलन को क्या दिखाने लाया हूँ? 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। कभी मैं शहर के बाहर खेतों में चला जाता, कभी गली बाजार में घूमता, पर दिल में कोई स्फूर्ति नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। मुझे लगा जैसे मैं फिर किसी पराये नगर में पहुंच गया हूँ। तभी एक दिन बाजार में जाते हुए मुझे अचानक ऊंची सी आवाज़ सुनाई दी, ओ हरामजादे। मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। यह हमारे शहर की परंपरागत गाली थी, जो 24 घंटे हर शहरी की ज़बान पर रहती थी। केवल इतना भर विचार मन में उठा कि शहर तो बुढ़ा गया है, लेकिन उसकी तहजीब ज्यों की त्यों कायम है। ओ हरामजादे, अब बाप की तरफ देखता भी नहीं। मुझे लगा जैसे कोई आदमी मुझे ही संबोधन कर रहा है। मैंने घूम कर देखा।
सड़क के पार साइकिलों की एक दुकान के चबूतरे पर खड़ा एक आदमी मुझे ही बुला रहा था। मैंने ध्यान से देखा। काली काली फनेर मूँछों और सपाट गंजे सिर और आंखों पर लगे मोटे चश्मे के बीच की एक आकृति सी उभरने लगी। फिर मैंने झट से उसे पहचान लिया। वो तिलकराज था, मेरा पुराना सहपाठी। हरामजादे, अब बाप को पहचानता भी नहीं है। दूसरे क्षण हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। ओ हरामदे, बाहर की गया साहब बन गया तू, तेरी साहबी विच में। और उसने मुझे ज़मीन पर से उठा लिया। मुझे डर था कि वो सचमुच ही सड़क पर मुझे पटक नहीं दे। दूसरे क्षण हम एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे। मुझे लड़कपन का मेरा दोस्त मिल गया था। तभी सहसा मुझे लगा जैसे जालंधर मिल गया है, मुझे मेरा वतन मिल गया है। अभी तक मैं अपने ही शहर में अजनबी सा घूम रहा था। तिलकराज से मिलने की देर थी कि मेरा सारा परायापन जाता रहा। मुझे लगा जैसे मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं सड़क पर चलते किसी भी आदमी से बात कर सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ। हर इंसान कहीं का बनकर रहना चाहता है। अभी तक मैं अपने शहर में लौटकर भी परदेसी था। मुझे किसी ने पहचाना नहीं था, अपनाया नहीं था। ये गाली मेरे लिए वो तंतु था, सोने की वो कड़ी थी जिसने मुझे मेरे वतन से, मेरे लोगों से, मेरे बचपन और लड़कपन से फिर से जोड़ दिया था। तिलकराज की और मेरी हरकतों में बचपना था, बेवकूफ़ी थी, पर उस वक्त वही सत्य था और उसकी सत्यता से आज भी मैं इनकार नहीं कर सकता। दिल दुनिया के सच बड़े भौंडे पर बड़े गहरे और सच्चे होते हैं। चल कहीं बैठकर चाय पीते हैं। तिलकराज ने फिर गाली देकर कहा। वो पंजाबी दोस्त क्या, जो गाली देकर पकड़ तौल कर बगल गिर ना हो जाए। हम दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले खरामा खरामा माई हीरा के दरवाजे की ओर जाने लगे। मेरी चाल में पुराना अलसाव आ गया। मैं जालंधर की गलियों में यूँ घूमने लगा जैसे कोई जागीरदार अपनी जागीर में घूमता है। मैं पुलक पुलक रहा था। किसी किसी वक्त मन में से आवाज़ उठती थी, तुम यहाँ के नहीं हो, पराए हो, परदेसी हो। पर मैं अपने पैर और भी ज़्यादा जोर से पटक पटक कर चलने लगता। चुच्चा हलवाई अभी भी वहाँ बैठता है। और क्या, तू हमें धोखा दे गया है और लोगों ने तो धोखा नहीं दिया। इसी अल्हड़पन से एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हम किसी जमाने में इसी सड़कों पर घूमा करते थे। तिलकराज के साथ मैं लड़कपन में पहुंच गया था। उन दिनों का अलबेलापन महसूस करने लगा था। हम एक मैले कुचले ढाबे में जा बैठे। वहीं मक्खियों और मैल से अटी गंदी मेज, पर मुझे परवाह नहीं थी। ये मेरे जालंधर के ढाबे की मेज थी। उस वक्त मेरा मन करता कि हेलन मुझे इस स्थिति में आकर देखे। तब वो मुझे देखकर जान लेगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, कि दुनिया में एक कोना ऐसा भी है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। ये गंदा ढाबा, ये धुआं भरी फटीचर खो। ढाबे से निकलकर हम देर तक सड़कों पर मटर गश्ती करते रहे, यहाँ तक कि थक कर चूर हो गए। वो उसी तरह मुझे अपने घर के सामने तक ले गया जैसे लड़कपन में मैं उसके साथ चलता हुआ उसे उसके घर तक छोड़ने जाता था। फिर वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने आता था। तभी उसने कहा, कल रात तुम खाना मेरे घर खाओगे। अगर इनकार किया तो साले यहीं तुझे गले से पकड़कर नाली में घुसेड़ दूंगा। आऊँगा, मैंने झट से कहा। अपनी मेम को भी लाना, 8 बजे मैं तेरी राह देखूंगा। अगर नहीं आया तो साले हरामदे। और पुराने दिनों की ही तरह उसने पहले हाथ मिलाया और फिर घुटना उठाकर मेरी जांघ पर दे मारा। यही हमारा विदा होने का ढंग हुआ करता था, जो पहले ऐसा कर जाए कर जाए। मैंने तो उसे गले से पकड़ लिया और नीचे गिराने का अभिनय करने लगा। ये स्वांग था। मेरी जालंधर की सारी यात्रा ही छलावा थी। कोई भावना मुझे हाके लिए जा रही थी और मैं इस छलावे में ही खोया रहना चाहता था। दूसरे रोज 8 बजते न बजते हेलन और मैं उसके घर जा पहुँचे। बच्ची को हमने पहले ही खिलाकर सुला दिया था। हेलन ने अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनी, काले रंग का फ्रॉक जिस पर सुनहरी कसीदाकारी हो रही थी। कंधों पर नारंगी रंग का स्टोल डाला और बार बार कहे जाती, तुम्हारा पुराना दोस्त है, तुझे बन संवर कर ही जाना चाहिए ना। मैं हाँ कह देता, पर उसके एक एक प्रसाधन पर वो और भी ज़्यादा दूर होती जा रही थी। न तो काला फ्रॉक और न बनाव सिंगार और न स्टोल और इत्र फुलेल ही जालंधर में सही बैठते थे। सच पूछो तो मैं चाहता भी नहीं था कि हेलन मेरे साथ जाए। मैंने एक आध बार उसे टालने की कोशिश भी की, जिस पर वो बिगड़ कर बोली, वाह जी, तुम्हारा दोस्त हो और मैं उससे न मिलूं? फिर तुम मुझे यहाँ लाए ही क्यों हो? हम लोग तो ठीक 8 बजे उसके घर पहुँच गए, लेकिन उल्लू के पट्टे ने मेरे साथ धोखा किया। मैं समझे बैठा था कि मैं और मेरी पत्नी ही उसके परिवार के साथ खाएंगे, पर जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने सारा जालंधर इकट्ठा कर रखा था।
सारा घर मेहमानों से भरा था। तरह तरह के लोग बुलाए गए थे। मुझे झेंप हुई। अपनी ओर से वो मेरा शानदार स्वागत करना चाहता था, वो भी पंजाबी स्वभाव के अनुरूप ही था। दोस्त बाहर से आए और वो उसकी खातिरदारी न करे। अपनी ज़मीन जायदाद बेच कर भी वो मेरी खातिरदारी करता। अगर उसका बस चलता तो बैंड बाजा भी बुला लेता। पर मुझे बड़ी कोफ्त हुई। जब हम पहुँचे तो बैठक वाला कमरा मेहमानों से भरा था। उनमें से अनेक मेरे परिचित भी निकल आए और मेरे मन में फिर हिलोर सी उठने लगी। पत्नी से मेरा परिचय कराने के लिए मुझे बैठक में से रसोई घर की ओर ले गया। वो चूल्हे के पास बैठी कुछ तल रही थी। वो झट से उठ खड़ी हुई और दुपट्टे के कोने से हाथ पोंछती हुई आगे बढ़ाई। उसका चेहरा लाल हो रहा था और बालों की लट माथे पर झूल रही थी। ठेठ पंजाबिन, अपनत्व से भरी, मिलनसार, हंसमुख। उसे यूँ उठते देख मेरा सारा शरीर झंझना उठा। मेरी भावज भी चूल्हे पर से ऐसे ही उठाया करती थी, दुपट्टे के कोने से हाथ पोंछती हुई। मेरी बड़ी बहनें भी, मेरी माँ भी। पंजाबी महिला का सारा पाकापन, सारी आत्मीयता उसमें जैसे निखर निखर आई थी। किसी पंजाबी से मिलना हो तो रसोई घर की दहलीज पर ही मिलो। मैं सराबोर हो उठा। वो सिर पर पल्ला ठीक करती हुई, लजाती हुई सी मेरे सामने आ खड़ी हुई। भाभी, ये तेरा घरवाला तो पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ है, तुम इसकी बातों में क्यों आ गई? इतना आडंबर करने की क्या ज़रूरत थी? हम लोग तो तुझसे मिलने आए हैं। मैंने तिलक राज की ओर मुखातिब होकर कहा। उल्लू के पट्टे, तुझे मेहमान नवाजी करने को किसने कहा था? हरामी, क्या मैं तेरा मेहमान हूँ? मैं तुझसे निपट लूँगा। उसी पत्नी कभी मेरी ओर देखती, कभी अपने पति की ओर, फिर धीरे से बोली, आप आएँ और हम खाना भी न करें? आपके पैरों से तो हमारा घर पवित्र हुआ है। वही वाक्य जो शताब्दियों से हमारी गृहिणियाँ मेहमानों से कहती आ रही हैं। फिर वो हमें छोड़कर सीधा मेरी पत्नी से मिलने चली गई और जाते ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी आत्मीयता से उसे खींचती हुई एक कुर्सी की ओर ले गई। वो यूँ व्यवहार कर रही थी जैसे उसका भाग्य जागा हो। हेलन को कुर्सी पर बैठाने के बाद वो स्वयं नीचे फर्श पर बैठ गई। वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेती थी और बेधड़क बोले जा रही थी। हर बार उनकी आंखें मिलती तो वो हंस देती। उसके लिए हेलन तक अपने विचार पहुंचाना कठिन था, लेकिन अपनी आत्मीयता और स्नेह भाव उस तक पहुंचाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। उस शाम तिलकराज की पत्नी हेलन के आगे पीछे घूमती रही। कभी अंदर से कढ़ाई के कपड़े उठा लाती और एक एक करके हेलन को दिखाने लगती। कभी उसका हाथ पकड़कर उसे रसोई घर में ले जाती और उसे एक एक व्यंजन दिखाती कि उसने क्या बनाया है और कैसे बनाया है। फिर वो अपनी कुल्लू की शॉल उठाकर लाई। जब उसने देखा कि हेलन को पसंद आई है तो उसने उसके कंधों पर डाल दी। इस सारी आवभगत के बावजूद हेलन थक गई। भाषा की कठिनाई के बावजूद वो बड़ी शालीनता के साथ सभी से पेश आई, पर अजनबी लोगों के साथ आखिर कोई कितनी देर तक शिष्टाचार निभाता रहे। अभी ड्रिंक्स ही चल रहे थे जब वो एक कुर्सी पर थक कर बैठ गई। जब कभी मेरी नज़र हेलन की ओर उठती तो वो नज़र नीची कर लेती, जिसका मतलब था कि मैं चुपचाप इस इंतज़ार में बैठी हूँ कि कब तुम मुझे यहाँ से ले चलो। रात के 12 बजे के करीब पार्टी ख़त्म हुई और तिलक राज के दोस्त यार नशे में झूमते हुए अपने अपने घर जाने लगे। उस वक्त तक काफ़ी शोरगुल होने लगा था। कुछ लोग बहकने भी लगे थे। एक आदमी के हाथ से शराब का गिलास गिरकर टूट गया था। जब हम लोग भी जाने को हुए और हेलन भी उठ खड़ी हुई तो तिलक राज ने पंजाबी दस्तूर के मुताबिक कहा, बैठ जा, कोई जाना वाना नहीं है। नहीं यार, अब चलें, देर हो गई है। उसने फिर से मुझे धक्का देकर कुर्सी पर फेंक दिया। कुछ हल्का हल्का सरूर, कुछ पुरानी याद, तिलक राज का प्यार और स्नेह और उसकी पत्नी की आत्मीयता से भरा व्यवहार मुझे भला लग रहा था। सलवार कमीज पहने, बालों का जूड़ा बनाए, चूड़ियाँ खनकाती, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हुई तिलक राज की पत्नी मेरे लिए मेरे वतन का मुजस्मा बन गई थी। मेरे देश की समूची संस्कृति उसमें सिमट आई थी। मेरे दिल में कहीं गहरे में एक टीस सी उठी कि मेरे घर में भी कोई मेरे ही देश की महिला एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमा करती, उसी की हंसी गूंजती, मेरे ही देश के गीत गुनगुनाती। वर्षों से मैंने कभी यूँ चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ नहीं सुनी थी। वर्षों से मैं उन बोलों के लिए तरस गया था जो बचपन में अपने घर में सुना करता था। हेलन से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मेरे लिए उसने क्या नहीं किया था। उसने चपाती बनाना सीख लिया था, दाल छौंकना सीख लिया था। शादी के कुछ समय बाद ही वो मेरे मुंह से सुने गीत टप्पे भी गुनगुनाने लगी थी। कभी कभी सलवार कमीज पहनकर मेरे साथ घूमने निकल पड़ती। रसोई घर की दीवार पर उसने भारत का एक मानचित्र टांग दिया था, जिस पर अनेक स्थानों पर लाल पेंसिल से निशान लगा रखे थे कि जालंधर कहाँ पर है और दिल्ली कहाँ है और अमृतसर कहाँ है।
जहाँ मेरी बड़ी बहन रहती थी। भारत संबंधी जो किताबें मिलती उठा लाती। जब कभी कोई हिंदुस्तानी मिल जाता उसे आग्रह अनुरोध करके घर ले आती। पर उस समय मेरी नज़र में ये सब बनावट था, नकल थी, मुलम्मा था। इंसान क्यों नहीं विवेक और समझदारी के बल पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता? क्यों सारा वक्त तरह तरह के अरमान सबके दिल को मथते रहते हैं? फिर मैंने आग्रह से पूछा। उसने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे की मांसपेशियों में हल्का सा कंपन हुआ। वो मुस्कुराकर कहने लगा, तुम्हें क्या बताऊं? तभी मैं एक भूल कर बैठा। हर इंसान कहीं ना कहीं पागल होता है और पागल बना रहना चाहता है। जब मैं विदा लेने लगा और तिलक राज कभी मुझे गलबहियाँ देकर और कभी धक्का देकर बिठा रहा था और हेलन भी पहले से दरवाजे पर जा खड़ी हुई थी, तभी तिलक राज की पत्नी लपक कर रसोई घर की ओर से आई और बोली, हाय, आप लोग जा रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खास आपके लिए सरसों का साग और मक्की की रोटियां बनाई हैं। मैं ठिठक गया। सरसों का साग और मक्की की रोटियां पंजाबियों का चहेता भोजन है। भाभी, तुम भी अब कह रही हो? पहले अंट संट खिलाती रही हो और अब घर जाने लगे तो? मैं इतने लोगों के लिए कैसे मक्की की रोटियां बना सकती थी? अकेली बनाने वाली जो थी, मैंने आपके लिए थोड़ी सी बना दी। ये कहते थे कि आपको सरसों का साग और मक्की की रोटी बहुत पसंद है। सरसों का साग और मक्की की रोटी? मैं चहक उठा और तिलक राज को संबोधन करके कहा, ओ हरामी, मुझे बताया क्यों नहीं? और उसी हिलोर में हेलन से कहा, आओ हेलन, भाभी ने सरसों का साग बनाया है, ये तो तुम्हें चखना ही होगा। हेलन खींच उठी, पर अपने को संयत कर मुस्कुराती हुई बोली, मुझे नहीं, तुम्हें चखना होगा। फिर धीरे से कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या ये साग कल नहीं खाया जा सकता? सरसों का साग? नाम से ही मैं बावला हो उठा था। उधर शराब का हल्का हल्का नशा भी तो था। भाभी ने खास हमारे लिए बनाया है, तुम्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। फिर बिना हेलन के उत्तर का इंतज़ार किए, साग है तो मैं तो रसोई घर के अंदर बैठकर खाऊंगा। मैंने बच्चों की तरह लाड़ से कहा, चल बे उल्लू के पट्टे, उतार जूते, धो हाथ और बैठ जा थाली के पास, एक ही थाली में से खाएंगे। छोटा सा रसोई घर था। हमारे अपने घर में भी ऐसा ही रसोई घर हुआ करता था, जहाँ माँ अंगीठी के पास रोटियाँ सेका करती थी और हम घर के बच्चे साजी थालियों पर झुके लुक़्मे तोड़ा करते थे। फिर एक बार एक चिर परिचित दृश्य मानो अतीत में से उभर कर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था और मैं आत्मविभोर होकर उसे देखे जा रहा था। चूल्हे की आग की लौ में तिलक राज की पत्नी के कान का झूमर चमक चमक जाता था। सोने के कांटे में लाल नगीना पंजाबियों को बहुत फबता है। इस पर हर बार तवे पर रोटी सेकने पर उसकी चूड़ियाँ खनक उठतीं और वो दोनों हाथों में गरम गरम रोटी तवे पर से उतार कर हंसती हुई हमारी थाली में डाल देती। ये दृश्य मैं बरसों के बाद देख रहा था और ये मेरे लिए किसी स्वप्न से भी अधिक सुंदर और हृदयग्राही था। मुझे हेलन की सुध ही नहीं रही। मैं बिल्कुल भूले हुए था कि बैठक में हेलन अकेली बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे डर था कि अगर मैं रसोई घर में से उठ गया तो स्वप्न भंग हो जाएगा, ये सुंदरतम चित्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन तिलक राज की पत्नी उसे नहीं भूली थी। वो सबसे पहले एक तश्तरी में मक्के की रोटी और थोड़ा सा साग और उस पर थोड़ा सा मक्खन रखकर हेलन के लिए ले गई थी। बाद में भी दो एक बार बीच बीच में उठकर उसके पास कुछ ना कुछ ले जाती रही थी। खाना खा चुकने पर जब हम लोग रसोई घर में से निकलकर बैठक में आए तो हेलन कुर्सी में बैठी बैठी सो गई थी और तिपाई पर मक्खी की रोटी ज्यों की त्यों अछूती रखी थी। हमारे कदमों की आहट पाकर उसने आंखें खोलीं और उसी शालीन शिष्ट मुस्कान के साथ उठ खड़ी हुई। विदा लेकर जब हम लोग बाहर निकले तो चारों ओर सन्नाटा छाया था। नुक्कड़ पर हमें एक तांगा मिल गया। तांगे में घूमे बरसों बीत चुके थे। मैंने सोचा हेलन को भी इसकी सवारी अच्छी लगेगी, पर जब हम लोग तांगे में बैठकर घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में हेलन बोली, कितने दिन और तुम्हारा विचार जालंधर में रहने का है? क्यों, अभी से उब गई क्या? आज तुम्हें बहुत परेशान किया ना? आई एम सॉरी। हेलन चुप रही। ना हूँ ना हाँ। हम पंजाबी लोग सरसों के साग के लिए पागल हुए रहते हैं। आज मिला तो मैंने सोचा जी भर खाओ। तुम्हें कैसा लगा? सुनो, मैं सोचती हूँ मैं यहाँ से लौट जाऊँ। तुम्हारा जब मन आए चले आना। ये क्या कह रही हो हेलन? क्या तुम्हें मेरे लोग पसंद नहीं हैं? भारत में आने पर मुझे मन ही मन कई बार ये ख्याल आया था कि अगर हेलन और बच्ची साथ में नहीं आती तो मैं खुलकर घूम फिर सकता था, छुट्टी मना सकता था। पर मैं स्वयं ही बड़े आग्रह से उसे अपने साथ लाया था। मैं चाहता था कि हेलन मेरा देश देखे, मेरे लोगों से मिले,
हमारी नन्ही बच्ची के संस्कारों में भारत के संस्कार भी जुड़ें और यदि हो सके तो मैं भारत में ही छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। हेलेन की शिष्ट संतुलित आवाज़ में मुझे रुखाई का आभास हुआ। मैंने दुलार से उसे आलिंगन में भरने की कोशिश की। उसने धीरे से मेरी बाहों को परे हटा दिया। मुझे दूसरी बार उसके इर्द गिर्द अपनी बाह डाल लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं स्वयं तो न उठा। तुम तो बड़ी डींग मारा करती हो कि तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता, और अभी 1 घंटे में कलाई खुल गई। तांगे में हिचकोले आ रहे थे। पुराना फटीचर सा तांगा था जिसके सब चूल ढीले थे। हेलन को तांगे के हिचकोले परेशान कर रहे थे। ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से भरी सड़क पर हेलन बार बार संभल कर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं सोचती हूँ मैं बच्ची को लेकर लौट जाऊँगी। मेरे यहाँ रहते तुम लोगों से खुलकर नहीं मिल सकते। उसकी आवाज़ में औपचारिकता का वैसा ही पुट था जैसा सरसों के साग की तारीफ़ करते समय रहा होगा। झूठी तारीफ़ और यहाँ की झूठी सद्भावना। तुम खुद सारा वक्त गुमसुम बैठी रही हो। मैं इतने चाव से तुम्हें अपना देश दिखाने लाया हूँ। तुम अपने दिल की भूख मिटाने आए हो, मुझे अपना देश दिखाने नहीं लाए हो। उसने स्थिर समतल ठंडी आवाज़ में कहा, और अब मैंने तुम्हारा देश देख लिया है। मुझे चाबुक सी लगी। इतना बुरा क्या है मेरे देश में जो तुम इतनी नफरत से उसके बारे में बोल रही हो? हमारा देश गरीब है तो क्या है, तो हमारा अपना। मैंने तुम्हारे देश के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हारी चुप्पी ही बहुत कुछ कह देती है। जितनी ज़्यादा चुप रहती हो उतना ही ज़्यादा विष घोलती हो। वो चुप हो गई। अंदर ही अंदर मेरा हीन भाव, जिससे उन दिनों हम सब हिंदुस्तानी ग्रस्त हुआ करते थे, छटपटाने लगा था। आक्रोश और तिलमिलाहट के उन क्षणों में भी मुझे अंदर ही अंदर कोई रोकने की कोशिश कर रहा था। अब बात और आगे नहीं बढ़ाओ, बाद में तुम्हें अफसोस होगा। लेकिन मैं बेकाबू हुआ जा रहा था। अंधेरे में मैं ये भी नहीं देख पाया कि हेलन की आंखें भर आई हैं और वो उन्हें बार बार पोंछ रही है। तांगा हिचकोले खाते हुए बढ़ा जा रहा था और साथ साथ मेरी बौखलाहट भी बढ़ रही थी। आखिर तांगा हमारे घर के सामने जा खड़ा हुआ। हमारे घर की बत्ती जलती छोड़कर घर के लोग अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। कमरे में पहुंचकर हेलन ने फिर एक बार कहा, तुम्हें किसी हिंदुस्तानी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। उसके साथ तुम खुश रहते। मेरे साथ तुम बंधे बंधे महसूस करते हो। उसने वैसी समतल भावना शून्य आवाज़ में शब्द कहे जैसे अन्य बातों के बारे में टिप्पणी किया करती थी। हेलन ने आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी नीली आंखें मुझे कांच की बनी लगीं, ठंडी, कठोर, भावनाहीन। तुम सीधा क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें एक हिंदुस्तानी के साथ ब्याह नहीं करना चाहिए था? मुझ पर इस बात का दोष क्यों लगाती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बोली और पार्टीशन के पीछे कपड़े बदलने चली गई। दीवार के साथ एक और हमारी बच्ची पालने में सो रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर वो कुनमुनाई। इस पर हेलन झट से पार्टीशन के पीछे से लौट आई और बच्ची को थपथपाकर सुलाने लगी। बच्ची फिर से गहरी नींद सो गई और हेलन पार्टीशन की ओर बढ़ गई। तभी मैंने पार्टीशन की ओर जाकर गुस्से से कहा, जब से भारत आए हैं आज पहले दिन कुछ दोस्तों से मिलने का मौका मिला है, तुम्हें वो भी बुरा लगा है? लानत ऐसी शादी पर। मैं जानता था पार्टीशन के पीछे से कोई उत्तर नहीं आएगा। बच्ची सो रही हो तो हेलन कमरे में चलती भी दबे पाँव थी। बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर वो उसी समतल आवाज़ में धीरे से बोली, तुम्हें मेरी क्या परवाह? तुम तो मज़े से अपने दोस्त की बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। हेलन, मुझे आग लग गई। क्या बक रही हो? मुझे लगा जैसे उसने एक अत्यंत पवित्र, अत्यंत कोमल और सुंदर चीज़ को एक झटके से तोड़ दिया हो। तुम समझती हो मैं अपने मित्र की पत्नी के साथ फ्लर्ट कर रहा था? मैं क्या जानूं तुम क्या कर रहे थे, जिस ढंग से तुम सारा वक्त उसकी ओर देख रहे थे। दूसरे क्षण में लपक कर पार्टीशन के पीछे जा पहुंचा और हेलन के मुंह पर सीधा थप्पड़ दे मारा। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। एक बार उसकी आंखें टेढ़ी होकर मेरी ओर उठीं, पर वो चिल्लाई नहीं। थप्पड़ पड़ने पर उसका सिर पार्टीशन से टकराया था, जिससे उसकी कनपटी पर चोट आई थी। मार लो, अपने देश में लाकर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, मैं नहीं जानती थी। उसके मुंह से ये वाक्य निकलने की देर थी कि मेरी टांगें लरच गईं और सारा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया। हेलन ने चेहरे पर से हाथ हटा लिए थे। उसके गाल पर थप्पड़ का गहरा निशान पड़ गया था। पार्टीशन के पीछे वो केवल समीज पहने सिर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि उसने फ्रॉक उतार दिया था। उसके सुनहरे बाल छितरा कर उसके माथे पर फैले हुए थे। ये मैं क्या कर बैठा था? ये मुझे क्या हो गया था? मैं आंखें फाड़े उसकी ओर देखे जा रहा था और मेरा सारा शरीर निरुद्ध हुआ जा रहा था। मेरे मुंह से फटी फटी सी एक हुंकार निकली, मानो दिल का सारा क्षोभ और दर्द अनुकूल शब्द न पाकर मात्र क्रंदन में ही छटपटाकर व्यक्त हो पाया हो।
मैं पार्टीशन के पीछे से निकलकर बाहर आंगन में चला गया। यह मुझे क्या हो गया, यह मुझसे क्या हो गया, यही एक वाक्य मेरे मन में बार बार चक्कर काट रहा था। इस घटना के 3 दिन बाद हमने भारत छोड़ दिया। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब लौट कर नहीं आऊँगा। उस दिन जो जालंधर छोड़ा तो फिर लौट कर नहीं गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आई। उसी वक्त रसोई घर की ओर से हेलन भी एप्रन पहने चली आई। सीढ़ियों की ओर से हंसने चहकने की और तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आई। जोर से दरवाज़ा खुला और हंसती हाफती 2 युवतियाँ, लाल साहब की बेटियाँ, अंदर दाखिल हुईं। बड़ी बेटी ऊंची लंबी थी, उसके बाल काले थे और आंखें किरमिची रंग की। छोटी के हाथ में किताबें थीं, उसका रंग कुछ कुछ सांवला था और आंखों में नीली नीली झाइयाँ थीं। दोनों ने बारी बारी से माँ और बाप के गाल चूमे, फिर झट से चाय की तिपाही पर से केक के टुकड़े उठा उठाकर हड़पने लगीं। उनकी माँ भी कुर्सी पर बैठ गई और दोनों बेटियां अपने माँ बाप को दिन भर की छोटी मोटी घटनाएं अपनी भाषा में सुनाने लगीं। सारा घर उनकी चहकती आवाज़ों से गूंजने लगा। मैंने लाल की ओर देखा। उसकी आंखों में भावुकता के स्थान पर स्नेह उतर आया था। ये सज्जन भारत से आए हैं, ये भी जालंधर के रहने वाले हैं। बड़ी बेटी ने मुस्कुरा कर मेरा अभिवादन किया, फिर चहक कर बोली, जालंधर तो अब बहुत कुछ बदल गया होगा। जब मैं वहाँ गई थी तब तो वो बहुत पुराना सा शहर था, क्यों माँ? और खिलखिलाकर हंसने लगी। लाल का अतीत भले ही कैसा रहा हो, उसका वर्तमान बड़ा समृद्ध और सुंदर था। वो मुझे मेरे होटल तक छोड़ने आया। खाड़ी के किनारे ढलती शाम के सायों में देर तक हम दोनों टहलते बतियाते रहे। वो मुझे अपने नगर के बारे में बताता रहा, अपने व्यवसाय के बारे में, इस नगर में अपनी उपलब्धियों के बारे में। वो बड़ा समझदार और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति निकला। आते जाते अनेक लोगों के साथ उसकी दुआ सलाम हुई। मुझे लगा शहर में उसकी इज्जत है और मैं फिर उसी उधेड़बुन में खो गया कि इस आदमी का वास्तविक रूप कौन सा है। जब वो यादों में खोया अपने देश के लिए छटपटाता है, या एक लब्ध प्रतिष्ठित और सफल इंजीनियर जो कहाँ से आया और कहाँ आकर बस गया और अपनी मेहनत से अनेक उपलब्धियाँ हासिल की। विदा होते समय उसने फिर मुझे बाहों में भींच लिया और देर तक भींचे रहा और मैंने महसूस किया कि भावना का ज्वार उसके अंदर फिर से उठने लगा है और उसका शरीर फिर से पुलकने लगा है। ये मत समझना कि मुझे कोई शिकायत है। ज़िंदगी मुझ पर बड़ी मेहरबान रही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है तो अपने आप से। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो हंसकर बोला, हाँ, एक बात की चाह मन में अभी तक मरी नहीं है, इस बुढ़ापे में भी नहीं मरी है कि सड़क पर चलते हुए कभी अचानक कहीं से आवाज़ आए, ओ हरामजादे, और मैं लपक कर उस आदमी को छाती से लगा लूँ। कहते हुए उसकी आवाज़ फिर से लड़खड़ा गई। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी जी की दिल को छू लेने वाली कहानी ओ हरामजादे। अगर आपको ऐसी भावनात्मक, साहित्यिक और सरस कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।